नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप सभी को संसद टीवी की ओर से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जूट उद्योग, कपास उद्योग और इथेनॉल से जुड़े फैसले। एमएसपी फंडिंग के लिए कॉटन कॉरपोरेशन को 17,408 करोड़ रुपए, 100% खाद्यान्न और 20% चीनी के पैकेजिंग के लिए होगा जूट बैग का इस्तेमाल। तेल कंपनियों के इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी। सरकार का एमपी लैंड्स स्कीम को फिर बहाल करने का फैसला। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 2 करोड़ रुपए और उसके बाद हर साल 5 करोड़ रुपए का मिलेगा फंड। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने को भी मंजूरी। 15 नवंबर से 22 नवंबर तक समारोह का आयोजन। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में संयुक्त राष्ट्र निभाए केंद्रीय भूमिका। अफगानिस्तान की स्थिति पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में आह्वान। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए रूस, ईरान के अलावा सभी मध्य एशियाई देश। अमेरिका बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य। अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन कैरी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर जताई खुशी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, स्वच्छ ऊर्जा अभियान और सौर गठबंधन को मिलेगी मजबूती। आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है लोक आस्था का महापर्व छठ। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न होगा छठ महापर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में जूट उद्योग, कपास उद्योग और इथेनॉल से जुड़े फैसले लिए गए। जूट उद्योग को बढ़ावा देने और जूट श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2021-22 के लिए भी सरकार ने जूट से पैकेजिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। 100% खाद्यान्न की पैकेजिंग जूट के बैग में करने और 20% चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट के बैग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जूट उद्योग में लगे 3.5 लाख से अधिक कामगारों और इकाइयों को फायदा पहुंचेगा। और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। एमएसपी फंडिंग के लिए कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के लिए सरकार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए देगी, जो किसानों को कपास की खेती और भारत को गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सीसीआई के पास 143 जिलों में 474 खरीद केंद्रों के माध्यम से सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में बुनियादी ढांचा है। पिछले 2 कपास मौसमों में सीसीआई ने देश में कपास के उत्पादन का लगभग 1/3 खरीद की है। ये तय किया गया है कि भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेत्र में लगभग 60 लाख किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को वर्ष 2021-22 के लिए इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है। सी हैवी मोलेसेस इथेनॉल की कीमत बढ़कर 46.66 रुपए प्रति लीटर की गई, जबकि बी हैवी मोलेसेस इथेनॉल 59.08 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा अब सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट स्थापित करने जा रही हैं। इन प्लांट्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा बायोमास, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ आदि से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा और पहले 2G प्लांट की जो स्थापना है वो उसका उत्पादन भी 2021-22 इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने की संभावना है। सरकार ने कोविड संकट के चलते रोकी गई सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपी लैंड्स को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि के लिए सांसद को 2 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। ये एक ही किस्त में दिया जाएगा। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के लिए 2 किस्तों में प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने की मंजूरी दी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह का आयोजन किया जाएगा। 2021-22 की शेष अवधि के लिए एमपीलैड की स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया गया है। इससे प्रत्येक एमपी को, सभी सांसद जो अभी हैं उनको 2-2 करोड़ रुपए की किस्त आवंटित की जाएगी जो 2021-22 की है। 2022-23 से लेकर 25-26 तक उस समय के लिए 5-5 करोड़ रुपए की पूरी किस्त माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाएगी। जैसे आपको ज्ञात है, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा, ये आइकॉनिक वीक 15 से 22 नवंबर का जनजातीय गौरव दिवस जो हमने 15 नवंबर को घोषित किया है उससे 1 हफ्ते तक ये चलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के वायुसेना भवन में किया। उन्होंने वायुसेना कमांडरों को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य की चुनौतियों में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा हैंडलिंग और मशीन लर्निंग के जरिए दी जाने वाली क्षमताओं और अवसरों का उपयोग करने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने वायुसेना उच्च स्तर की तैयारियों को बनाए रखने, अल्प सूचना पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता, परिचालन और शांति के समय के कार्यों को करने में व्यावसायिकता के उच्च मानकों को प्रदर्शित करने की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से स्वदेशीकरण के क्षेत्र में प्रयास परिणाम दिख रहे हैं। LCA Mk-1A और C-295 के ऑर्डर से स्वदेशी एरोस्पेस क्षेत्र में नए अवसर खुले हैं। वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन 12 नवंबर तक चलेगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज अफगानिस्तान पर आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में सभी देशों ने एक स्वर से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में राहत और पुनर्निर्माण काम शुरू करने की बात कही। अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति न सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए परेशानी से भरा है, बल्कि उससे सभी पड़ोसी देशों की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अफगानिस्तान पर आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति से पूरे पड़ोस और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने हालात को संभालने के लिए सभी क्षेत्रीय शक्तियों से मिलकर काम करने की बात कही। We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. We all have been keenly watching the developments in that country. These have important implications not only for the people of Afghanistan but also for its neighbors and the region. This is the time for close consultations amongst us, greater cooperation and interaction and coordination among the regional countries. I am confident that our deliberations will be productive, useful, and will contribute to help the people of Afghanistan and enhance our collective security. क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद की शुरुआत 2018 में ईरान में हुई थी।
NSA डोभाल ने खास तौर पर इसका जिक्र करते हुए कहा कि इस इलाके के लिए अलग से सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। Excellencies, this is the third meeting of the process that was initiated by Iran in 2018. We had the second meeting there as well. We are grateful to Iran for that. It's a privilege for India to host the dialogue today with participation of all the Central Asian countries and Russia, who was the initiator of the idea. We are meeting today to discuss matters relating to Afghanistan. अफगानिस्तान पर आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में आज भारत के अलावा 7 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें रूस और ईरान के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। करीब 5 घंटे चली बातचीत के बाद सर्वसम्मति से दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से तय किया कि अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी अपील की गई कि अफगानिस्तान की एकता और अखंडता बनी रहे, बाहरी हस्तक्षेप न हो, इसका आतंकवाद के लिए उपयोग न हो, मादक पदार्थों का व्यापार न हो, अफगानिस्तान के शासन और राजनीति में समाज के सभी तबके के लोग शामिल हों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित हों, मानवीय सहायता पहुंचाने पर कोई रोक न हो, मानवीय सहायता में भेदभाव न हो। अफगानिस्तान पर हुई इस बैठक में पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन दोनों देश इस बैठक में शामिल नहीं हुए। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली में अफगानिस्तान पर हुई बैठक में रूस और ईरान समेत मध्य एशिया के कई देश शामिल हुए। ये पहला मौका है जब न केवल अफगानिस्तान के पड़ोसी देश बल्कि सभी मध्य एशियाई देशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव रियर एडमिरल अली शाम ख्वानी ने कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार के गठन और इसमें देश के सभी समुदायों की भागीदारी होने से ही समस्या का समाधान होगा। वहीं कजाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष करीम मासिमोव ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जताई। India has played, as they have a great role in Afghanistan. I think today we would be able to discuss the issue from multilateral dimensions, the issues which have already destroyed Afghanistan, the issues, the difficulties which have been brought about within the past 20 years. Today, Afghanistan is involved in terrorism, poverty and misery, unfortunately. Basically, in Afghanistan, you have just crisis, the crisis of migration and refugees. And the solution comes only through the formation of an inclusive government with the participation of all ethnic groups. And therefore, we hope we would be able to determine who would be the fourth. The social and economic situation of the Afghans is deteriorating and the country is facing the humanitarian crisis. It's necessary to increase the humanitarian assistance for Afghan people. Stabilization of Afghanistan demands the efforts of the whole international community. It is highly important to begin concrete actions. I am confident that this event will allow us to find practical steps for stabilization of the situation in Afghanistan and promote our cooperation to the new level in the interest of the security of our countries. ताजिकिस्तान के सुरक्षा परिषद के सचिव नसरुल्लो रहमतजान महमूदजादा ने कहा कि उनके देश की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, इसलिए वहां की वर्तमान स्थिति से उन्हें खतरा है। इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद संबंधित आशंकाएं भी हैं। किर्गिस्तान की सुरक्षा परिषद के सचिव मरात एम इमानकुलोव ने कहा कि न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में स्थिति बहुत ही जटिल है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रयासों के तहत अफगानिस्तान के लोगों को मदद दी जानी चाहिए। संवाद में हिस्सा लेते हुए रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा कि वो क्षेत्रीय बैठकों से अफगानिस्तान के घटनाक्रम से संबंध मुद्दों पर चर्चा से मदद मिलेगी और वहां स्थायी शांति स्थापित होगी।
restoration of long-lasting peace in that country. Multilateral meetings of the Secretaries of Security Councils on the Afghan issue is an important format that helps us to discuss the whole package of issues linked to the development situation in Afghanistan on the highest level. Political and geopolitical situation in the world and the situation regarding the regional security and we can understand why we are concerned as we have a long border with Afghanistan, and of course the current situation creates extra risk and possibility for growth of drug trafficking, terrorism and criminality. पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा उपलब्धता के लिहाज से शुरू किए गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अमेरिका भी हिस्सा बन गया है। अब अमेरिका के भी इस संगठन का हिस्सा बनने के बाद से कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 101 हो गई है। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज पर चर्चा के लिए आयोजित COP26 के दौरान बुधवार को अमेरिका ने इस संगठन में शामिल होने का ऐलान किया। इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि जॉन केरी और भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा अभियान और सौर गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के राजदूत जॉन केरी ने गठबंधन का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। इस अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने 2015 में पेरिस में हुए क्लाइमेट समिट में की थी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त राज्यों से जुड़ी अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए रणनीतियों पर विचार मंथन सत्र की दिल्ली में अध्यक्षता की। कोविड-19 के कारण इस अभियान में आई दिक्कतों को दूर करने और आगे बढ़ाने के लिए नवीन समाधानों पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश में आज से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 15 नवंबर से बुलाए जाएंगे। ये निर्णय सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। 8वीं से 12वीं की कक्षाएं बीते 11 अक्टूबर से नियमित चल रही हैं। भरतपुर की लोकसभा सांसद रंजिता कोली के घर पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने सांसद रंजिता कोली के घर के बाहर 3 राउंड फायर किए हैं। मौके से धमकी भरा एक खत भी मिला। हमले की इस घटना के बाद सांसद रंजिता कोली की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के सरकारी अस्पताल में 4 शिशुओं की मौत पर कैबिनेट और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। राज्य सरकार ने घटना में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सरकार ने कहा कि 3 शीर्ष चिकित्सा अधिकारियों को हटा दिया गया है। राजधानी दिल्ली की हवा अब गंभीर से बहुत खराब स्थिति में आ गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 दर्ज किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 3 दिन से गंभीर श्रेणी में है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत असम राइफल द्वारा आयोजित मोटरसाइकिल रैली आइजोल पहुंची। यहां पहुंचने पर सेना के बैंड ने धुन बजाकर इस रैली का स्वागत किया। सफर के दौरान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों से ये रैली गुजर रही है ताकि लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में शामिल होने और उसके भाव को समझने का मौका मिल सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल राज्यपालों और उपराज्यपालों के 91वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के आयोजित इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपालों के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। राज्यपालों उपराज्यपालों का ये सम्मेलन एक परंपरा है जो कि 1949 से चली आ रही है। गौरतलब है कि पहला सम्मेलन 1949 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राज्यपालों और उपराज्यपालों का यह चौथा सम्मेलन होगा। और दिल्ली में सम्मेलन से पहले आज अलग अलग राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ चर्चा भी की। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण यहां बारिश हो रही है। चक्रवात अभी दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य मार्ग में स्थित है और इसके दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव में केंद्रित होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कल सुबह तक ये उत्तर तमिलनाडु तट के पास पहुंच सकता है और इसके बाद से इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और कल शाम तक उत्तरी तमिलनाडु और कुडालोर के आसपास कराईकल और श्रीहरिकोटा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार करने की संभावना है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण 110 करोड़ के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 52 लाख से अधिक टीकों की खुराक जो है वो दी गई है और इसी बीच देश में कोविड से रिकवरी दर जो है वो बढ़कर 98.25% पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। वो सरकार के हर घर दस्तक अभियान की समीक्षा करेंगे। सरकार वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण को पूरा करने के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। हर घर दस्तक अभियान के जरिए स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर कोविड टीकाकरण में जुटे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। जनरल प्रभु राम शर्मा कल से 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत में हैं। उन्होंने कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सेना प्रमुख मनोज नरवणे को नवंबर 2020 में नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया था। और लोक आस्था का महापर्व छठ देश के अलग अलग इलाकों में धार्मिक आस्था और समर्पण से मनाया जा रहा है। छठ अनुष्ठान के आज तीसरे दिन अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। कल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न होगा और व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन करेंगे। अर्घ्य अर्पण के लिए देश के विभिन्न नदी घाटों पर विशेष प्रबंधन किए गए। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड एहतियाती नियमों को
पूरी तरह से उनका पालन करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकृति, विशेषकर सूर्य और जल पर हमारी निर्भरता को स्वीकारने का भी अवसर देता है। ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को संबल बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के हमारे प्रयासों को भी सुदृढ़ बनाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छठ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पर्वों में प्रकृति की छवि दिखती है। ये नदियों की पवित्रता का पर्व है, सूर्य की दिव्यता का पर्व है, अर्घ में समर्पित खाद्यान्न की सात्विकता का पर्व है, प्रकृति में हमारी आस्था का पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छठी मैया सभी को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां प्रदान करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को मंगल कामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व लोगों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। छठी मैया की असीम कृपा सभी पर सदैव बनी रहे। समस्त विश्व का अपनी ऊर्जा से कल्याण करने वाले सूर्य देव अपनी आभा से हम सबको आलोकित करें। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं छठ की अलौकिक छटा के साथ। नमस्कार। सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सरे साथ के घूमै छ सरे साथ सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सरे साथ के घूमै छ सरे साथ। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य के बिना इस धरती की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति का ये पर्व, पावन पर्व छठ पर्व। सर बताइए, इस छठ पर्व को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आप लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये आस्था का महान पर्व है और इसकी उत्पत्ति पांडव काल से, महाभारत काल से हुई, जब पांडवों ने द्यूत कीड़ा में अपना सब कुछ राजपाट खो दिया था। तब द्रौपदी ने इस छठ पर्व का पालन किया था और तब उनकी पूरी मनोकामना पूरी हुई थी। मेरी सासू माँ ये व्रत रखती हैं और ये व्रत बहुत महत्व रखता है हम लोगों के लिए। इसमें सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसमें सूर्यास्त के समय पर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे सारे दुखों को हरें।